मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लेक्चर 82 कवर किया था मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट फेज़ की बिगनिंग की है। उसमें हमारा पार्ट 1 का लेक्चर हमने डिलीवर किया, जिसमें हमने इन सभी पॉइंट्स में से पहला पॉइंट रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल अच्छे से डिस्कस कर दिया था। और हम सेकंड पॉइंट कर रहे थे, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें हम आपको बता रहे थे कि स्वामी विवेकानंद का इसमें क्या रोल था, यानी कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट किया। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको चीज़ें समझाएंगे। ध्यान रखें, जब आप नेशनलिज्म के इस फेज़ को पढ़ते हैं, ये फेज़ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके साथ हम कैरिड अवे हो जाते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो था ही, लेकिन जब हमें उनकी कड़ियाँ जोड़नी पड़ जाती हैं वो नहीं हो पाता। लेक्चर उसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि आप कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ पाएँ, आप हर चीज़ को समझ पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देते हैं। जब बात ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की होती है तो इसका क्या मतलब है? वाई डू वी नीड सेल्फ रिस्पेक्ट? वाई डू वी नीड टू डेवलप सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस? तो अब आप एक बात याद रखिए कि जो ये पर्टिकुलर फेज़ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ और द फेज़ ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम 1905 ऑनवर्ड्स, इस फेज़ में एक सेंट्रल कंसेप्ट हमेशा रहेगा और वो कंसेप्ट इज़ द आत्मशक्ति कंसेप्ट। आत्मशक्ति क्यों ज़रूरत पड़ी इस कंसेप्ट की? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हुए स्वदेशी मूवमेंट का भी सेंट्रल पिलर था। आत्मशक्ति क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? देखिए, अब तक हमारे देश में जो एक मॉडरेट फैक्शन था धर्मेंद्र जी, वो मॉडरेट फैक्शन किस अप्रोच के साथ चल रहा था? उसका मानना ये था कि ब्रिटिशर्स का रूल एक बेनेवलेंट रूल है, ब्रिटिशर्स की गाइडेंस में देश को आज़ादी मिलेगी, ब्रिटिशर्स जस्टिस लवर हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी में बिलीव करते हैं। इसकी वजह से हमारे जो मॉडरेट फैक्शन के कांग्रेस लीडर्स थे वो ब्रिटिश जनता को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को, ब्रिटिश प्रेस को इंडियन रियलिटीज़ के बारे में अवेयर कर रहे थे। इंडिया में भी पिटीशंस और प्लीज लगाई जा रही थी इंडियन गवर्नमेंट को अवेयर करने के लिए, और इंटरनेशनल कमेटी और इंटरनेशनल विंग ओपन किए जा रहे थे कि वहाँ की जनता को, वहाँ के सांसदों को, वहाँ की सरकारों को, प्रेस को, मीडिया को अवेयर कराएं इंडियन सिचुएशन के बारे में। ये किस बात पर टिका था सारा कंसेप्ट? ये इस बात पर बेस्ड था कि ब्रिटिश रूल एक बेनेवलेंट रूल है, ब्रिटिश पीपल दे आर जस्टिस लवर, और अल्टीमेटली ये डेमोक्रेटिक सेटअप पे चलने वाला एक सिस्टम है। यानी कि आप किसी और की तरफ देख रहे हैं अपनी पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए, अपने इकोनॉमिक, अपने कल्चरल, अपने स्पिरिचुअल, अपने पॉलिटिकल, इन सभी राइट्स के लिए यू आर रिलाइंग ऑन समवन एल्स। ये थॉट अब तक चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? आपने देखा कि मॉडरेट्स की इन डिमांड्स को ब्रिटिशर्स ने सैंक्शन तो किया नहीं, बहुत जद्दोजहद के बाद जो कुछ हमें अप्रूवल्स मिले भी थे वो भी बारी बारी वापस लिए गए। मैंने आपको बताया कैसे 1898-99 में इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस को बेसिस बना करके पत्रकारिता पे, प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। कैसे 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन में इलेक्टेड मेंबर्स कम कर दिए गए। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू करके प्रेस की फ्रीडम को कर्टेल किया। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ला करके इलेक्टेड सीनेट मेंबर्स कम हुए, और सबसे जघन्य अपराध पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया 1905 में। ये चीज़ें ये बताती थी कि मॉडरेट्स के ये विचार कहीं ना कहीं किसी में खुद को रिलाय करना, किसी पे डिपेंड करना, ये रिजल्ट्स यील्ड नहीं कर रहे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तब क्लियर हो रही थी। इसका सोल्यूशन ज़रूरी था। सोल्यूशन क्या हो सकता है फिर? एक तरीका है कि आप ये मान रहे हैं कि सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए। मॉडरेट्स ये कहते थे कि देयर मस्ट बी सम सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी किन के बीच में? जब एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ये मांग पैदा करती थी
कि इंडिया में हमें भी सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए, तो उनका रीज़निंग ये होती थी क्योंकि हम भी ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं, हम भी उन्हीं की प्रजा हैं, अंग्रेज़ों की। तो जो उनकी प्रजा को ब्रिटेन में राइट हैं वही हमें यहाँ पे भी होने चाहिए। तो सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए बिकॉज वी आर टू ब्रिटिश सब्जेक्ट, हम भी ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं। यानी कि आप उन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो आपको एक सामाजिक एक रूपता प्रदान करें, यानी कि आपको एक सामाजिक अधिकार दें, इक्वलिटी प्रोवाइड करें, लेकिन आएगा वहीं से। अब जब वहीं से नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? फिर कोई तो हल निकालना पड़ेगा। उस हल को निकालने का एक तरीका ये है कि आपके देश में जो लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं उनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से वन ऑन वन कन्फ्रंट कर पाए। तो एक तरीका हमारे पास ये बचता है कि हम उन लीडर्स को अगर पीछे से कोई फोर्स प्रोवाइड कर दें तो नेचुरली वो लीडर्स फिर अपनी पावर ब्रिटिशर से ना डिराइव करके उस फोर्स से डिराइव करेंगे जो फोर्स उसके पीछे है। वो फोर्स हो सकते हैं भारतीय मासेस। लेकिन भारतीय वो फोर्स क्यों बनेंगे? क्यों वो इन लीडर्स का समर्थन करेंगे? लीडर्स ने अक्सर कोशिश की थी रियलाइजेशन कराने की। तो मॉडरेट्स का एक कंट्रीब्यूशन ये रहा है हिस्ट्री में कि उन्होंने रियलाइज़ कराया लोगों को। क्या रियलाइज़ कराया? कि इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइज की जा रही है, फार्मर सफ़र कर रहा है, सिविल सर्विसेज में हमें जगह नहीं दी जा रही, एजुकेशन उस तरह का दिया जा रहा है जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूटेबल है। ये हो गई लोगों में एक रियलाइजेशन। लेकिन रियलाइजेशन और अराउजल में एक बहुत फ़र्क होता है। लोग खड़े नहीं हुए थे अभी तक, उनको चेतना तो हो गई कि रियलाइजेशन तो करा दी गई, लेकिन वो अभी समर्थन में नहीं आए, वो अराउजल नहीं हुआ उनका। अराउजल होता है जब इमोशंस होते हैं। कोई भी अराउजल अगर आपको कराना है तो यू नीड टू इंड्यूस इमोशंस। तो एक्सट्रीमिज्म का ये सारा फेज जो है ये इमोशन पे खड़ा है, ये बात याद रखें। एक्सट्रीमिस्टों ने इमोशंस को बड़े लेवल पर डेवलप भी किया, यूटिलाइज किया, चैनलाइज किया। क्यों इमोशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, फिर मैं आत्मशक्ति तक यहीं से पहुंचूंगा। अब लोगों को ये रियलाइजेशन तो हो गया कि ब्रिटिश रूल के अंदर उनके साथ ये समस्या है, लेकिन अल्टीमेट चीज़ ये है कि वो खिलाफत कर ही नहीं पा रहे हैं अंग्रेज़ों की, क्योंकि एक कंसेप्ट उनके सामने एग्जिस्ट करता है और वो है ओमनी पोटेंट, कि ब्रिटिशर्स आर ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिशाली हैं। एजुकेशन की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, कल्चर की बात है, मैनर की बात है, लिटरेचर की बात है, ट्रेड कॉमर्स की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, इकोनॉमी की, दे आर ओमनी पोटेंट। हम तो इनका सामना कर ही नहीं सकते। जब तक ये भावना लोगों के अंदर रहेगी तब तक लोग अपने अधिकारों के लिए हमेशा दूसरों की ओर देखते रहेंगे कि उनसे जो मिल जाए वही अच्छा। अपने अधिकारों को स्वयं प्राप्त करने के प्रयास नहीं करेंगे। जब तक आप अपने अधिकारों को स्वयं प्राप्त करने के प्रयास नहीं करेंगे, मतलब जब तक आप खुद पे निर्भर करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक कभी भी आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा। जब तक आपकी आत्मनिर्भरता नहीं होगी, आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो सेल्फ रिलायंस से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। मान लीजिए मैं किसी कार्य के लिए अजय पर निर्भर हूँ। मान लीजिए अजय 2 दिन तक वह कार्य करता है, तीसरे चौथे दिन अजय यदि वह कार्य नहीं कर रहा है तो मैं पूर्ण रूप से वह अजय पर ही निर्भर हूँ। मैं अजय की ओर देखूंगा, अजय जितना कर दे उतना बर्दाश्त करूंगा, जितना दे दे उसे वैसे स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी यह निर्भरता उस पर ख़त्म करके आत्मनिर्भर हो जाऊं, उस प्रक्रिया को, उस तरीके को खुद से सीखूं, समझूं, तो मुझ में वह आत्मविश्वास जो ख़त्म हो रखा था, क्योंकि विश्वास अजय का था, मेरा नहीं, मैं तो पूर्ण रूप से अजय पर निर्भर था, तो मुझ में खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं। जब हम सेल्फ रिलायंस होते हैं तब हम में आत्मविश्वास आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। जब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो हमारे अंदर ये थॉट डेवलप होता है कि अब हम सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। सेल्फ डिटर्मिन मतलब कि हम डिटर्मिन करेंगे कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा।
देश में कैसे सत्ता आएगी, देश में कौन लोग शासक का रोल प्ले करेंगे और उसमें जनता का रोल क्या रहने वाला है, ये है सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसे आप लेमन लैंग्वेज में सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट की भावना के लिए वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए वो जो सेल्फ रिलायंस चाहिए, वो भारत में पूरी तरह से लैक कर रहा था। इस लैक को पूरा करने का काम किया है इन रिफॉर्मर्स में, जिनका जिक्र मैं कर रहा था। ये बहुत ज़रूरी था। उदाहरणों सहित अब मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा इस विषय में, तो आपको पता लगेगा कि ये शब्द इतने छोटे नहीं हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के, इससे दुनिया बदल जाती है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपको क्या एहसास कराया गया, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। देखिए, मानिए कि कोई शख्स आपके सामने से किताब लिए जा रहा है, उसने उस किताब को ज़मीन पर रख दिया, पैरों के नीचे दे दिया, कुछ भी कर दिया, आपको कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन आपको इस बात का यदि आभास दिला दिया जाए कि यह किताब ग्रंथ है, आपकी सोच बदल जाएगी उस किताब के प्रति कि किस तरह लेके जा रहा है, सिर पे रखा है कि नहीं, गंदे हाथ तो नहीं लगा रहा, किसी तरह से डिग्निटी में कमी तो नहीं आने दे रहा। वही पन्ने, वही कमल, वही कलम, वही दवात, मैंने वही इंक, सब वही इस्तेमाल हुआ है, वही उंगलियां, वही हाथों ने लिखा है। लेकिन अंतर आ गया किताब में और ग्रंथ में। क्या अंतर आया था? आपको इस बात का आभास कराया गया कि ग्रंथ और किताब में एक अंतर है। ग्रंथ में आपका हेरिटेज है, ग्रंथ में आपका कल्चर, कस्टम, मैनर है, ग्रंथ में गाइडेंस है जिसके थ्रू आपको अपनी ज़िंदगी के सारे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक आंसर्स मिल जाएंगे। और ग्रंथ है जिससे आपको आइडेंटिटी मिलती है। यही ग्रंथ है जिससे आपको आपकी आइडेंटिटी मिली है कि आप हैं कौन। वही किताब ग्रंथ हो गई, और उसी को ले जाने वाला अब आपकी नज़रों में दुश्मन है अगर वो उसकी बेअदबी करता है तो कितना बड़ा रोल है उस पर्सन का जिसने आपको ये बताया कि ये किताब नहीं, ये ग्रंथ है। एक्शन तो आप ही ने लिया, उसने तो एक्शन नहीं लिया, उसने तो केवल आपको बताया। तो जब आप लोगों को बताते हैं उनके वेद पुराण ग्रंथों के बारे में, उसके कल्चर, उसकी हेरिटेज के बारे में, उसकी वैल्यू, उसकी हिस्ट्री के बारे में, तब उनके दिल में, उनके हृदय में उसके प्रति सम्मान पैदा होता है। तब जब कोई उन ग्रंथों को, वेदों को, ग्रंथ पुराणों को, उस कस्टम को, उस कल्चर, मैनर को डिग्रेड करना चाहता है, डिथ्रोन करना चाहता है, तब वह आपको दुश्मन सा लगता है। तब आप उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। जब आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आती है, किसको लेकर के? अपने पास्ट को लेके, अपने कल्चर को, अपने कस्टम, अपने मैनर को लेकर के, अपनी ग्लोरी को लेकर के। तब आपको ये एहसास होता है कि क्या लिया जा रहा है हमसे, क्या छीना जा रहा है हमसे। ये बड़ी बात है। इन लोगों ने वही किया है, इन सोशल रिफॉर्मर्स ने। जब उन्होंने आपको आपके अतीत के बारे में, आपके ग्रंथों, पुराणों, इन सभी विषयों के बारे में आभास कराया कि ये आपकी पहचान थी, आप यहाँ से आए थे, आप इतने समृद्ध थे, ये आपकी नॉलेज का लेवल था। इसकी वजह से अंतर यह आया कि अब आप अपने सभी प्रश्नों का जवाब उस यूरोपियन लिबरलिज्म में नहीं ढूंढ रहे, आप वहाँ देखने के बजाय अपने पास्ट में देख रहे हैं। अब आपने एक इमेज ब्रेक कर दी कि कल्चरली आप किसी से इन्फीरियर नहीं है। यह इमेज ब्रेक किस शक्ति के आधार पे किया आपने? शक्ति आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान कहाँ से आया आपके अंदर? जब आपको एहसास कराया गया कि आप किस धरोहर से आते हैं। क्यों आया आत्मसम्मान इस आभास के बाद? क्योंकि आपके अंदर यह यकीन पैदा हुआ कि अब मैं आत्मनिर्भर होकर के भी कर सकता हूँ चीज़ें, सेल्फ रिलाय होकर के कर सकता हूँ। इस आत्मनिर्भरता ने आप में आत्मविश्वास फूंक दिया कि यही है मेरा कॉन्फिडेंस कि मैं आई कैन डू दिस। और जब एक बार आप में आत्मविश्वास आता है, आप अपने लिए कुछ कम नहीं चाहते, किसी से कम नहीं चाहते, तब आप अपना एक भविष्य निर्माण करेंगे और वो बहुत बेहतर होना चाहिए, हर मायने में बेहतर होना चाहिए। ये है सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसी को कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट।
अपने आधार पर लाना। ये कैसे हो सकता था? इसके लिए अब लोग तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पहली बात, और करना ये आप चाहते हैं एक तरह से राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म। तो कुल मिलाकर के ये जो एक्सट्रीमिस्ट करेंगे ना, इनको हम कहते हैं दे आर पॉलिटिकली रेडिकलिस्ट। पॉलिटिकली मानी राजनीति के क्षेत्र में, और थे ये रेडिकलिस्ट, मतलब जो पहले चला आ रहा है उससे बिल्कुल विपरीत किया इन्होंने। लेकिन इन पॉलिटिकल रेडिकलिस्टों के लिए आइडियोलॉजिकल ग्राउंड बनाने का काम इन्होंने किया, रिफॉर्मर्स ने। और आइडियोलॉजिकल ग्राउंड थी जिसके बेसिस पर यह माना गया कि हमारे आज के लीडर्स को अंग्रेजों की ओर ना देखना पड़े, उन्हें भारत से एक समर्थन मिले, उसके लिए राष्ट्रवाद जरूरी है। राष्ट्रवाद, लोगों को राष्ट्र के सूत्र में बांधना होगा, लोगों को एहसास कराना होगा कि देश है, एक राष्ट्र है। यह एहसास कैसे कराएंगे आप कि देश है, राष्ट्र है? क्योंकि राष्ट्र और देश को तो वो समझते नहीं, उनको उस मायने में आभास ही नहीं। कर्जन तो ये कहते हैं कि इंडिया इंडिया है ही नहीं, नेशन है ही नहीं। तो ये राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से आएगी? कैसे वो इस चीज़ को महसूस करेंगे? तो उसका एक तरीका बनाया गया, वो क्या? इस देश को, इस धरती को आपकी मातृभूमि से जोड़ा गया। कहा गया कि ये धरती माँ है। और अरबिंदो घोष ने इस बात को डिक्लेयर किया था, और मैं आज अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको अलग अलग जगह से पढ़ करके सुनाऊंगा, ताकि आपके सामने, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज में मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पे आते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में, कि ये वक्तव्य किसके थे, यह कथन किसका था। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। क्या कहते हैं अरबिंदो घोष, समझिए। अरबिंदो हैं जिन्होंने बहुत समय पहले ही नेशन को माँ से जोड़ा था। वो कहते हैं, आई नो माई कंट्री एज माई मदर, आई अडोर हर, आई वर्शिप हर। मैं अपने देश को अपनी माँ समान मानता हूँ, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं इनकी पूजा करता हूँ। क्या मतलब है इस बात का? माँ कौन होती है? ध्यान से अगर हम समझे तो क्यों हमेशा मदरलैंड का कंसेप्ट आता है जब भी राष्ट्रवाद की बात आती है? जब किसी में देशभक्ति फूंकनी हो तो क्यों हम फादरलैंड, मदरलैंड का जिक्र करते हैं? देखिए, माँ केवल एक शरीर नहीं होती है। माँ उस शरीर से बढ़ करके भावनाएं होती हैं। वो भावनाएं जो अपने संतान को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। वह भावना जो जितनी भी संतानें हों सबको एक समान, एक नज़र से देखती है। वह भावना जिसमें वह स्वयं भूखी रह करके भी आपका पेट पालन करती है। वह भावना जिसमें आप पर आंच आने पर वो सौम्यता से बाहर आकर के शक्ति का रूप भी धारण करती है। वह भावना जिसमें वो मातृत्व के भाव से आपको नर्चर करती है। माँ एक शरीर के साथ साथ एक भावना भी है, इसलिए माँ को देश से जोड़ा जाता है। भारत माता, क्या होता है भारत माता? किसे कहते हैं भारत माता? भारत एक भूखंड के तौर पर आप जानते हैं, एक ज्योग्राफिकल लैंड के तौर पर आप जानते हैं। इसमें ये पर्वत, हिमालय पर्वत, गंगा के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, भारतीय तट, ईस्ट वेस्ट कोस्ट, भारतीय आइलैंड, इंडियन आइलैंड्स, कुल मिलाकर के ये ज्योग्राफिकल फिजिकल फीचर्स हैं। यह भारत माता पूरे नहीं हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर के आपको समर्थन कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपनी उपयोगिता के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए। आप अपनी लाइवलीहुड कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? इन्हीं चीज़ों से। आप अपना बसेरा कहाँ कर रहे हैं? यहीं कर रहे हैं। आपका कस्टम, कल्चर, मैनर भी इन्हीं ज्योग्राफिकल लैंड फॉर्म से ही डेवलप होता है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें आएंगी एक साथ आपको समर्थन करने के लिए एक जीवन के तौर पर। और जब आप जीवन जी रहे हैं तो जीवन किसका है? यहाँ पर जीवन में मनुष्य भी है, जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वनस्पतियाँ सब हैं, सब लोग। और जब यह जी रहे हैं तो क्या यह पशु समान जी रहे हैं? नहीं। हर कोई हर दूसरे को जीने के लिए सामर्थ्य बनाने का प्रयास कर रहा है, सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास कर रहा है। इसमें एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट भी है। जैसे झील, झरने, नदियाँ, पठार, मैदान सब एक होकर के आपको समर्थन देने का काम कर रहे हैं, ऐसे आप सब एक होकर के एक दूसरे को समर्थन देने का कार्य कर रहे हैं। इस भावना से ओतप्रोत यह सभी संसाधन, सभी जीव जंतु, मनुष्य सब मिलकर के बनते हैं एक भारत माता। इसे कहते हैं भारत माता। तो यह भारत माता जो है
अल्टीमेटली आपको जब ये रियलाइज करा दिया जाए कि इसी भारत माता से आपको अब तक अपनी लाइफ मिली, सस्टेनेंस मिली, लाइवलीहुड मिला, कस्टम मिला, कल्चर मिला, आइडेंटिटी मिली, समाज मिला, परिवार मिला, धरोहर मिली, हेरिटेज मिला, और इसी भारत माता की छाती को नोचने आया है कोई। इसलिए 1905 के स्वदेशी आंदोलन में ही येलो कलर की साड़ी में आप देखेंगे भारत माता के चित्र इस्तेमाल हुए थे। मैंने एनसीईआरटी की हिस्ट्री में आपको पढ़ाया भी था इसके विषय में, जब मैंने आपको चित्रकारी का इस्तेमाल करना बताया था। क्योंकि जो आम जनमानस था, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, वो राष्ट्र के कंसेप्ट को इतना नहीं समझता था। जब आप उसे कहेंगे कि आपका देश किसी के कब्जे में है, वो देश के कंसेप्ट को नहीं समझ रहा है। लेकिन जब आप देश को इक्वेट करेंगे माँ से, और आप कहेंगे तुम्हारी माँ किसी के कब्जे में है, तुम्हारी माँ को कोई नोच लेना चाहता है, तो माँ की रक्षा के लिए प्रत्येक मनुष्य खड़ा होगा। क्योंकि माँ एक भावनात्मक संबंध है, माँ एक सैद्धांतिक संबंध है, केवल भावनात्मक नहीं। माँ सिद्धांतों पर जीवन जीती है और प्रत्येक बच्चे का पालन पोषण सिद्धांतों के आधार पर करती है कि किसी में भेद नहीं करूंगी। और एक राष्ट्र वही होता है जिसमें किसी से भेद ना हो, जिसमें सभी समस्त जन एक साथ आकर के चलें और वायु, गगन, अग्नि, हर चीज़ का एक कंजर्वेशन किया जाए, सबको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए माँ शब्द से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब अरविंदो घोष कहते हैं मैंने अपनी माँ के साथ समान मानता हूँ, तो इसका एक बहुत बड़ा औचित्य है। ये सिर्फ कहने की भावनात्मक बात नहीं है, ये जन जन में उनके अंदर की जो भावनाएं हैं, एक ऊर्जा के रूप में, एक एनर्जी के रूप में उसे हार्नेस करना है फ्रीडम अचीव करने के लिए। इसलिए उस इमोशन को मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य की माता हुआ करती थी मुर्रा, और वो कार्य किया करती थी नंदों के दरबार में। मैं आपको ये बता दूं कि चाणक्य ने बहुत लंबे समय तक बाल्यावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए उसका राष्ट्रवाद, उसका समर्पण केवल सीमित रखा अपनी माँ के प्रति। क्योंकि उस बालक के अंदर नंद साम्राज्य, मगध साम्राज्य के खिलाफ गुस्सा इस बात का था कि मेरी माँ वहाँ पर कैद है, मुझे माँ को छुड़वाना है। उसे राष्ट्रवाद का भी पता नहीं था, उसे देश का, अखंड भारत का सपना नहीं था। चाणक्य ने उसे प्रेरित किया इस बात को लेकर के कि यह इसलिए है क्योंकि नंदों का राज्य अच्छा नहीं है और मगध पर उनका कब्जा है। तुम्हारी जैसी कई माएँ उनकी बंधक बनी हुई हैं। अगर तुम उन्हें देश से मुक्त कर दो, अगर तुम नंद खत्म कर दो, तो देश इस पीड़ा से मुक्त होगा, सभी माएँ छूट जाएंगी, जिनमें तुम्हारी भी एक माँ होगी। जब बड़ा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके इस कंसेप्ट को बहुत ब्रॉड किया गया और बताया गया कि ये कंसेप्ट सिर्फ एक माँ तक नहीं है, प्रत्येक माँ का आधार भारत माँ है, और ये कंसेप्ट भारत माँ तक जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कुल मिलाकर के ये कंसेप्ट मॉडर्न सोसाइटी में भी यूज़ हुआ। आपने देश को माँ के साथ जोड़ा और वह माँ हर माँ का आधार बनी, इसलिए प्रत्येक जन जुड़ा इसके साथ। ये एक बड़ी चीज़ थी। लेकिन माँ की भावना किस लिए जोड़ी आपने, क्यों किया? क्योंकि माँ देश के समान है और पैदा क्या करनी है? मातृभक्ति से होते हुए देशभक्ति। क्योंकि जब तक देशभक्ति नहीं होगी, पैट्रियोटिज्म नहीं होगा, तब तक लोग खड़े नहीं होंगे किसी एक चीज़ के लिए। वो चीज़ क्या है? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्र की रक्षा, जिससे सब मिलता है हमें। और वह पैट्रियोटिज्म ही वो फोर्स है जो आपको नेशनलिज्म के लिए खड़ा करती है। और नेशनलिज्म के लिए खड़े लोग नेशनलिस्ट लीडर्स के पीछे से समर्थन कभी नहीं खींचेंगे, समर्थन देंगे। अब जब एक बार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को हमारे लोगों का समर्थन मिल जाए, तो उन्हें विदेशी लोगों के समर्थन की ज़रूरत नहीं, उन्हें ब्रिटिश पॉपुलेशन पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें ब्रिटिश रूलर पे, उसकी विजडम पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं। वो अपने लोगों पे रिलाय करेंगे। वो उनकी वैल्यू, उनके कस्टम, कल्चर, मैनर, उनकी कैपेसिटी, उनके स्किल्स पर डिपेंड करेंगे, ना कि ब्रिटिशर्स की गाइडेंस और उनके बेनेवलेंस पे। पूरा का पूरा एक प्रैग्मेटिक शिफ्ट करा दिया इन रिफॉर्मर्स ने। ये राष्ट्रवाद में इनकी बहुत बड़ी देन है, वरना हम एक अलग ही कंसेप्ट में चल रहे थे। इसलिए विवेकानंद और इन शख्सों का इतना महत्व माना जाता है। हालांकि वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन वो साथ ही साथ कुछ बातें भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो यह कहते हैं कि पास्ट में जीते हुए भविष्य का ना सोचना
और अपने सामर्थ्य से सेल्फ रिलाय करते हुए, अपनी सम्मान करते हुए, अपनी कॉन्फिडेंस में रहते हुए, अगर आप फ्यूचर प्लान नहीं करते हैं, सिर्फ पास्ट की ग्लोरी में जीना चाहते हैं और अंधकार में जा रहे हैं, ऐसा समाज भी क्षीण समाज है। इस समाज से मैं मुक्ति चाहता हूँ, ये मैंने कल बताया था। लेकिन साथ ही साथ वो एक बात और करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देश में एक खाई है। खाई क्या है? वो कहते हैं कि एक एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास है जिसके दम पर केवल आज़ादी नहीं होगी, जिसके दम पर केवल भारत का पुनरुत्थान नहीं हो सकता। अगर भारत का पुनरुत्थान करने का सामर्थ्य किसी में है तो भारतीय जनता में है। जब भारत की जनता एक साथ आएगी, एक साथ एकजुट होकर के विदेशियों को यहाँ से उखाड़ना चाहेगी, तब जाकर के भारत इन बंदिशों से, इन बेड़ियों से मुक्त होगा। इसलिए वो सारा फोकस, सारा रिलायंस जनता पे करते हैं। और ये बहुत बड़ा कदम था उनका मासेस को आगे लेकर के आने के लिए, क्योंकि अब तक की जो मूवमेंट थी, जो मॉडरेट्स का जो स्टैंड था, वो मास कॉन्टेक्ट नहीं था। उनके तहत मासेस अभी प्रिपेयर नहीं हुए इन चीज़ों को करने के लिए, और ब्रिटिशर्स की भी कोप सहना पड़ेगा उन्हें अगर वो मासेस तक जाते हैं ये चीज़ें लेकर के। लेकिन यहाँ पर विवेकानंद ने सिस्टम बदला। उनका कहना ये था कि द अर्बन एजुकेटेड एलीट क्लासेस, द मॉडरेट लीडर्स, दे आर फिजिकली एंड मॉरली डेड। और अगर किसी पे रिलाय किया जाता है तो वो मासेस पे रिलाय किया जाएगा। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद? द ओनली होप ऑफ इंडिया is from the masses. The upper classes are physically and morally dead. There was the realization that only the masses could make the immense sacrifices needed to win freedom. क्यों आता है ये शब्द बलिदान का? सैक्रिफाइस का क्या रोल होता है एक्सट्रीमिज्म में? और क्यों अक्सर कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला? सैक्रिफाइस करना है भाई। यहाँ पर अब दयानंद सरस्वती का जिक्र करते हैं। विवेकानंद के बाद दयानंद सरस्वती आए। और अरविंदो घोष इन्हें बहुत अद्भुत मानते, उत्कृष्ट मानते हैं, और उनका मानना ये है कि सभी रिफॉर्मर में से दयानंद सरस्वती का स्थान बहुत ही उच्च है और इन्होंने बहुत उच्च दर्जे का काम किया है। तो वो क्या कहते हैं? अरविंदो घोष क्रेडिटेड दयानंद विद मोर डेफिनेट वर्क फॉर द नेशन देन एनी अदर रिफॉर्मर। क्यों? क्योंकि दयानंद सरस्वती का एक स्वभाव, दयानंद सरस्वती बहुत ही प्रैग्मेटिक थे पर्सनैलिटी में। यानी कि वह ये मान चुके थे कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक भारत में जितने भी भेद हैं वो खत्म नहीं किए जाएंगे। जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर भारत बटा हुआ है, ऊंच नीच के आधार पर बटा है, अगड़े पिछड़े के आधार पर बटा है, ग्रामीण और शहरी के आधार पर बटा है, अनपढ़ पढ़े लिखे के आधार पर बटा है, और पुरुष और महिला में बटा है। इस तरह के बटे हुए समाज में कभी राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। इस बंटवारे का आधार है वैदिक सभ्यता के प्रिस्टीन कैरेक्टर के बाद आई सारी सभ्यता। इसलिए वो यह कह रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास। यानी उन्होंने इस समय में जो ब्राह्मणवाद है उसका भी खंडन कर दिया। उन्होंने जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया कंसेप्ट था कि तुम्हारे देश का सारा लिटरेचर हमारी लाइब्रेरी की शेल्फ पे, हमारी यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ पे रखी किताबों का भी मुकाबला नहीं कर सकता, उन्होंने इस कंसेप्ट को ख़त्म किया। विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के यह काम भी तो एक्सट्रीमिस्ट ही हैं, अतवाद ही तो है। मैं अभी समझाऊंगा कैसे। जब वो ये कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो, तो वो लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक अखंड समाज था हमारा, कैसे एक अक्षुण समाज था, इंटीग्रल एक सॉवरेन सोसाइटी के तौर पर हम एग्जिस्ट कर रहे थे और हर तरह का विकास हम देख भी रहे थे। बाद में ये सारी मलाइन प्रैक्टिसेस आ गई जो ठीक नहीं है, हमें वापस वहाँ जाना है। मतलब क्या पैदा कर रहे हैं वो लोगों में? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको चाहिए आज़ादी। मेरा सवाल यह है, आज़ादी किससे चाहिए? मतलब किस किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सपोज़ कीजिए किसी ने मुझे वहाँ से पकड़ा है, तो यहाँ पर तो मुझे आज़ादी फिजिकल चाहिए, लेकिन अब वो मेरी बाह मरोड़ रहा है तो मुझे यहाँ आज़ादी पीड़ा से चाहिए। लेकिन अब उसने मेरी कॉलर पे हाथ डाला है, अभी मुझे आज़ादी यहाँ पर बेइज्जती से चाहिए, इनडिग्निटी से चाहिए। वो मेरे वस्त्र हरण कर रहा है, यहाँ पर आज़ादी मुझे डिसऑनर से चाहिए।
देखिए, फिजिकल पीड़ा, सम्मान, इज्जत, ऑनर, कितनी चीज़ों का वो मेरा हनन कर रहा था। मुझे प्रत्येक चीज़ से आज़ादी चाहिए, लेकिन ये आज़ादियाँ तो मैं तब मांगूंगा ना जब मुझे इस बात का आभास होगा कि मेरी किस किस चीज़ को इनक्रोच किया गया। जब मुझे पता ही नहीं कि मेरे गर्दन पे हाथ डालना, मेरे गिरबान पे हाथ डालना मेरी इज्जत को रौंदने जैसा है, तो मैं आज़ादी कहाँ से मांगूंगा। मुझे असर ही नहीं होगा, मैं कहूँगा पकड़ के खड़ा रहे। जितनी इज्जत उछाल सकता है सकती है उछाल ले, लेकिन ये मैं तभी करूँगा अगर मुझे रियलाइजेशन है कि मेरी एक इज्जत है और उस पर हाथ डाला गया है। ओनली देन यू कैन डू एक्शन। ये किसने रियलाइज़ कराया? ये दयानंद सरस्वती ने कराया। उन्होंने आपको बताया कि तुम एक हेरिटेज से आते हो, एक कल्चर से आते हो, एक कस्टम से आते हो, एक मैनर से आते हो, और तुम्हारे अंदर यह डिग्निटी एग्जिस्ट करती है, यह सॉवरेनिटी है तुम्हारी। तुम क्यों स्वयं पर विश्वास नहीं करते? तुम क्यों इतना हीन महसूस करते हो? जब लोगों के अंदर यह स्थापित हुआ कंसेप्ट है, तब कहा उन्होंने कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब इस तरह का किसी तरह का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब आज़ादी चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक कंसेप्ट बताता हूँ 1897 का। बाल गंगाधर तिलक दक्कन में अकाल पड़ रहे थे। 1897 से 1900 के बीच में लगभग 90 लाख लोग अकालों की वजह से मारे गए भारत में, फैमिन की वजह से, और लगभग यह अकाल अंग्रेजी नीतियों की वजह से थे। 1897 में बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, इन्होंने दक्कन के लोगों को कहा, किसानों को कहा कि यदि अकाल है और आप नहीं दे सकते हैं लगान तो मत दीजिए, पैसिव रेजिस्टेंस करिए, मत दीजिए। सरकारों ने कहा कि ये इंसाइटमेंट टू ऑफेंस है, भड़काना है, अरेस्ट किया जाए। ऑप्शन खुला था कि अपोलॉजी फील करिए, जाइए। अपोलॉजी नहीं फील की, 18 महीने का, 1.5 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट लिया बाल गंगाधर तिलक ने, सिर्फ एक अपोलॉजी लेटर ना लिखने की वजह से। क्या भावना गई पूरे देश में। लोगों ने पूछा ये क्या किया? एक लेटर लिखना था, 18 महीने कारावास, क्या पाया तुमने? तो केसरी में और मराठा, 2 अखबार, मराठा इंग्लिश में आता था, केसरी मराठी में आता था, उसमें उन्होंने लेख लिखे और बताया कि मैंने क्या पाया। उन्होंने बताया सेल्फ रिलायंस क्या होता है, उन्होंने बताया सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, उन्होंने बताया कि तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या नहीं गवाया, अगर मैं लिख देता तो मैं क्या गवा देता। आज तक भारत में किस बात की मांगे थी, क्या लड़ाई थी? जमींदार लड़ रहा था जमीन के लिए, व्यापारी लड़ रहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ विदेशी प्रोडक्ट पे, किसान लड़ रहा था कि लगान कम कर दो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लड़ रही थी कि भाई हमें अच्छी कीमत दे दो, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस लड़ रही थी कि सिविल सर्विसेज में हमें जगह दी जाए। ये बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी नई लड़ाई शुरू कर दी? इज्जत की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई। ना कोई इंडस्ट्री चाहिए, ना कोई टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए, ना कोई हैंडीक्राफ्ट का प्रमोशन कराना है, फिर भी जेल में क्यों है? सम्मान के लिए। ये उन्होंने लोगों को समझाया कि ये भी एक चीज़ होती है, समझो, इसको जानो, और हीरो बने वो पूरे देश भर के। 1920s के दौर में चंद्रशेखर आज़ाद का एपिसोड मिलेगा आपको। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे कभी कोई गोरा छू नहीं पाएगा। एल्फर्ड पार्क में खुद को गोली मार दी। क्या कहना था उनका? ये जिद नहीं थी उनकी, ये अकड़ नहीं था उनका, ये उनकी संप्रभुता थी, सॉवरेनिटी थी कि कोई मलिन मुझे छू नहीं सकता। क्यों? तो मैं स्वतंत्रता की भावना से भरा हुआ। पकड़े जाते, कई सालों का जीवन और मिल जाना था, केस चलता रहता, लेकिन वह जीवन त्याग करके उन्होंने क्या हासिल किया? आज़ादी। आज़ाद गए वो यहाँ से, यह बड़ी बात है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब आप मेरी बाँह पकड़ते हैं और उसे खींचते हैं, मैं आपसे छुड़ाना चाहता हूँ, आप नहीं छोड़ते, आप इसे मरोड़ते हैं। मैं पीड़ा में हूँ, आप मुझे मुक्त नहीं करते, आप मेरे गिरेबान पे हाथ डालते हैं, मैं मुक्त कराना चाहता हूँ, आप मुझे नहीं मुक्त करते।
अंततः आप किसे कैद रख सकते हैं? आप केवल शरीर को कैद रख सकते हैं। मेरे सम्मान को, मेरे कल्चर, कस्टम, मैनर को, मेरी डिग्निटी को आप कभी कैद में नहीं रख सकते। यह सिखाया बाल गंगाधर तिलक ने कि तुम कभी उनकी कैद में थे ही नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम एक बार जरा यह विचार करो कि गुलामी क्या हो रही है और किसकी हो रही है, कौन कर रहा है। शरीर गुलामियां कभी नहीं करते, गुलामी विचारों से होती है। तुम जरा विचारों से आज़ाद बनो। सबसे पहले किसी को भी आज़ादी हासिल करने के लिए विचारों से आज़ाद होना पड़ता है। हम जब विचार से गुलाम हो जाएं तो हम शरीर से भी गुलाम होते हैं। यह बड़ी चीज़ है, यह समझाना बड़ी बात थी। उसके लिए सम्मान क्या होता है, गर्व की भावना किसे कहते हैं, शान से जीना क्या होता है, सिर उठा करके चलना क्या होता है, संबंधों का आधार हमेशा इक्वालिटी पे होना चाहिए, ये कंसेप्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आई जब आपको अपने आपके गर्व से मिलाया गया, आपके पास्ट के साथ, आपके हेरिटेज के साथ मिलाया गया और आप में एक चेतना पैदा कर दी गई। यह दयानंद सरस्वती का रोल था। और जब लोगों में एक बार यह भावना आई, उसके बाद उन्होंने आपकी कैद को स्वीकार नहीं किया। इस भावना से ओतप्रोत प्राणी ही केवल मात्र भक्ति, देशभक्ति की पालना कर सकता है। और जब यह होगा तभी देश, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, क्षेत्र, जन्म, कर्म, इन पर आधारित भेद मिटा करके एक होके आगे आता है, वह राष्ट्र कहलाता है। जब सबकी समस्याएं एक हैं, जब सबका भविष्य एक है, जब सब एक दिशा में बढ़ना चाहते हैं, एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, और वो है आज़ादी, यही राष्ट्रवाद होता है। और जब यह खड़ा हो जाता है तो केवल इसे चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और जो इसे चैनलाइज करते हैं वह इसके नेता होते हैं, क्योंकि वह इसे नेतृत्व देते हैं। जो नेतृत्व देता है वह नेता होता है, जो लीडरी झाड़ता है वह नेता नहीं होता। और नेतृत्व देना क्या है? मात्र एक दिशा देना। लेकिन दिशा किसे दी जाए? उस शक्ति को। तो शक्ति का संचार किया इन रिफॉर्मिस्ट ने। शक्ति क्या होती है? सवाल पूछे गए कि हम कौन हैं, तो कहा गया कि हम कमज़ोर हैं। पूछा गया क्या है? कहा कि वो बलवान है, वो बाहुबली है, वो महाबली है। कहते क्यों? क्या वो बलि मांगता है? वो कहते तुम क्षीण हो, कमज़ोर हो? कहते हाँ। कहते नहीं। कहते कैसे? कहते जब उसने तुम्हारी बाह पकड़ी है, तुम्हारी बाह शरीर से अलग कर सकता है, तुम्हारे प्राण ले सकता है। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम क्षमा नहीं मांगोगे, तुम अपने गर्व को झुकने नहीं दोगे, तुम अपने सम्मान की रक्षा के खातिर खड़े रहोगे। तो क्या करोगे तुम? शरीर की बलि दे करके आज़ादी प्राप्त करोगे। आज़ादी किसकी? विचारों की आज़ादी, सम्मान की आज़ादी, इज्जत की आज़ादी। इसलिए बलिदान कर दो, क्योंकि दान देने वाला हमेशा उच्च होता है, लेने वाला नहीं। तो वह बलवान है तो तुम बलिदान करो, सेक्रीफाइसेस दो। जब सेक्रीफाइस दिया जाएगा तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए भगत सिंह कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। मतलब त्याग है, समर्पण है, एक बलिदान है, क्योंकि बिना बलिदान के आज़ादियाँ नहीं मिलती है। यह रक्त बहाना नहीं है, यह वायलेंस नहीं है, यह हिंसा नहीं है। यह तो एक तरह का समर्पण है, यह तो उत्कृष्ट श्रेणी का अहिंसा है। अहिंसा में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपसे पूछ, अहिंसा क्या होती है? अहिंसा में आप पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं अपने एक उद्देश्य को लेकर के, और आपने स्वयं से प्रतिज्ञा की होती है कि आप किसी को किसी प्रकार से भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो आप उसमें क्या समर्पण करते हैं कि आप झुकेंगे नहीं, आप किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस समर्पण में यदि आप अपना शरीर भी झोंक देते हैं, अपनी जान समर्पित कर देते हैं, तो यह तो उच्च श्रेणी की अहिंसा हुई। इससे बड़ी अहिंसा क्या होगी, जिसमें आप अपने विचार और उद्देश्यों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्टों का यही कथन था, यह हम हिंसक नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं। यानी कि हम उसी अहिंसा की खातिर अपना शरीर, अपनी जान सब त्यागते हैं, लेकिन पहचान नहीं, क्योंकि पहचान ही तो है जो क्रांति होती है। यही इंपॉर्टेंट है, उसे पैदा हम करते हैं, हम कारी हैं, हम इंपॉर्टेंट हैं। तो कुल मिलाकर के ये सेल्फ रिलायंस, ये सेल्फ रिस्पेक्ट,
ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी था, सेक्रीफाइस की भावना तभी पैदा होगी। अगर ये नहीं होगा तो देश को आज़ादी नहीं मिलनी थी, क्योंकि अब वो समय आ चुका था। और मित्रों, घोष एक्सट्रीमिस्टों में बहुत आगे थे और उनका मानना था कि अब बल को बल से ही लताड़ना होगा, फोर्स को फोर्स से रिटेलिएट करना होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हथियार भी उठाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ये उनका मानना था ऐसा उस समय में। लेकिन आप हथियार कैसे उठाएंगे जब आप भीतर से सशक्त नहीं हैं? एक बात आप सदा याद रखना, जब बात शक्ति की आती है, शक्ति हथियारों में नहीं होती है, शक्ति विचारों में होती है कि हथियार उठा किसने रखा है, यह बड़ी चीज़ है। और शक्ति वह होती है जो आपको लगती है, जो आपको आगे बढ़ाती है, यह शक्ति होती है। शक्ति कभी किसी को दबाने के लिए प्रयोग नहीं होती, वह केवल और केवल उत्थान के लिए, निर्माण के लिए प्रयोग होती है। यही शक्ति है। कभी आप उससे किसी का निर्माण करते हैं, कभी आप उससे स्वयं का निर्माण करते हैं, अपनी इच्छाओं को, सामने वाली की इच्छाओं को दबा के। मैंने इस पे पाठ पढ़ाया था। यही शक्ति होती है, इसे पावर कहते हैं। और इसका एक रोल अभी भी मैं आगे आपको समझा दूंगा कि यह क्यों इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे में और भी लोग थे, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी भी मानी गई है। एनी बेसेंट का यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। उन्होंने अलग अलग जगह पर भारत में स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने विकसित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी भारतीयों को उनके कल्चर, कस्टम, हेरिटेज से अभिभूत कर दिया, पूरी तरह से ब्रह्म का ज्ञान दे दिया और बताया कि इन पाखंडों से मुक्त हो जाओ। कल्चरली तुम किसी से इन्फीरियर नहीं हो, तुम बहुत आगे हो। इसी दिशा में बंकिम चंद्र चटर्जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। 1875 में उन्होंने वंदे मातरम लिख दिया था। 1882 में उसे अपने उपन्यास आनंद मठ में रिलीज किया गया। वो कितनी बड़ी बात थी ये। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम उन्होंने दिया, आनंद मठ। और मातरम, माँ का कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इतना महत्व क्यों रखती है। वंदे माने वंदना, उस माँ की वंदना। अब यहाँ पर आप एक प्रयास देखिए। वंदे मातरम जिस उपन्यास आनंद मठ से लिया गया, उसकी पृष्ठभूमि किन पर आधारित है, उसका थीम किस पे बेस्ड है? सन्यासी और फकीर, इनके विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह। आज दिन तक जो किताबें लिखी जा रही थी, जो क्रॉनिकल्स आ रही थी, जो अखबार लिखे जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का शासन है और उनकी नज़रों में जो विद्रोही है वो विद्रोही है। सन्यासियों को विद्रोह कहा जा रहा था, देश उन्हें विद्रोही ही मान रहा था, देख रहा था, समझ रहा था। यह कितना बड़ा योगदान है कि आपने उसे अपनी उपन्यास की सेंट्रल थीम बनाया और उन्हें विद्रोही से पलट करके हीरो डिक्लेयर कर दिया। आपने रातों रात लोगों का नजरिया बदल दिया, उनका उन्हें देखने के प्रति जो कंसेप्ट था वो चेंज ही कर दिया आपने। और बताया कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। संतों ने, योगियों ने बड़े स्तर पर बलिदान दिए, आहुतियां दी, जिसे अंग्रेजी शासन ने विद्रोह का नाम दिया है, सप्रेस किया गया, जबकि ये उनकी अपनी एक चेतना थी। इसी तरह के बलिदानों की आवश्यकता आज भी है। यही कारण है कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान गली गली हर नुक्कड़ में वंदे मातरम गाया जाता था। और यही कारण है कि आने वाले समय की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की ये थीम सॉन्ग हो गया, वंदे मातरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ये योगदान है। ये कहाँ, ये सुनने में आसान लगता है कि वंदे मातरम दे दिया, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह लिख दिया तो क्या ही कर दिया। अरे हिम्मत होती है इन बातों को करने के लिए। आपका माइंडसेट बदल दिया उन्होंने, रातों रात आपका देखने का तरीका बदल दिया। और जिनको आप विद्रोही मानते थे वो आपके हीरो हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि असल में जो हीरो बने बैठे थे वो तो डेविल थे, वह तो झूठे थे, मक्कार थे। जैसे कि अंग्रेज, हर गलत वादा किया, हर झूठ बोला कि हम पैटर्नलिज्म के तहत आए हैं, हम सिविलाइजिंग द नेटिव करने आए हैं, हम आपका कल्चरली उत्थान करने आए हैं। उनकी झूठ, उनकी मक्कारी तभी सामने आएगी जब आप अपने असली हीरोओं को पहचानेंगे। लेकिन आपके हीरो तो आपके सामने डेविल बना करके पेश किए जा रहे थे और खुद को हीरो बना करके रखा जा रहा था। और इसमें कोई कसर भी नहीं थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग एक लंबे समय तक यह मांगता भी रहा था कि सब अच्छी चीज़ें इन्हीं के द्वारा दी जाएंगी, भारत इन्हीं के अधीन विकास करेगा। वो तो उनके भी भ्रम बाद में जाकर के टूटे, इसलिए इनका बड़ा रोल माना जाता है। तो कुल मिलाकर के इन रिफॉर्मर्स ने
इंडिया में जो लैक था बहुत बड़ा, वो था लोगों में सेल्फ रिलायंस खत्म हो गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना खत्म हो गई थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना नहीं थी, पेट्रियोटिज्म की भावना नहीं थी, नेशनलिज्म की भावना, पता ही नहीं था राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्रवाद कहाँ से आएगा। बटा हुआ समाज है। दयानंद सरस्वती इसलिए भी अग्रणी माने गए हैं कि उन्होंने यह भी सवाल पूछा अपनी ही जमात से, अपने ही लोगों से, अपने ही रिफॉर्मर से, कि भैया जो आइडिया हम अपना रहे हैं पॉलिटिकल मॉडरेट का, ये पॉलिटिकल मॉडरेट में एकेडमिक लेवल पर चीज़ों को डिस्कस कर लेना, किताबी स्तर पर बातें चर्चा कर लेना कि ये समस्याएं हैं, किताबें लिख देना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और लोगों को अवेयर कर देना, इसका आउटकम क्या है? क्या करेंगे वो अवेयर होकर के भी? वो तो हेल्पलेस लोग हैं। आपने लोगों को यह बता भी दिया कि भाई अन ब्रिटिश रूल की वजह से आपके यहाँ पर पॉवर्टी है, तो व्हाट विल हैपन देन? आप मानते हैं कि ब्रिटिशर्स का मोरल जागेगा? जो मॉरली करप्ट हो रखे हैं, आपकी किताब पढ़ कर उनका मोरल जागेगा और वो आपके साथ रियायत बरतेंगे, आपको आज़ादी बख्शेंगे? ये तो नहीं होने से रहा। और आप उन पिछड़े गरीब कमज़ोर लोगों से ये मानते हो जो अपनी स्वाभिमान को ही गवा चुका है लंबे समय से अंग्रेजों के अधीन रहते हुए, कि वो उठ खड़ा होगा? नहीं, हमें सोशल रिफॉर्मिज्म की तरफ आना होगा। खाली पॉलिटिकल मॉडरेशन से कुछ नहीं होगा। और सोशल रिफॉर्मिज्म में उन्होंने कहा कि हमें लोगों को सही मायने में डिलीवर करना है, तो इसलिए उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए। पूरे भारत भर में आपको डीएवी इंस्टीट्यूशंस नज़र आते होंगे। उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए सही मायने में काम किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करना होगा उन्हें शिक्षा दे करके। विधवा को रोज़गार देने का काम उन्होंने किया कि विधवाओं को रोज़गार दे करके उन्हें इंडिपेंडेंट करो फाइनेंशियली, फिर सब ठीक हो जाएगा। लोगों को एजुकेट करना, उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना, उन्हें डेवलप्ड नॉलेज के बारे में लेकर के जाना, उनके अंदर कट्टरता पैदा ना करना कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर सोसाइटी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो इसका मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो भी अच्छी नॉलेज डेवलप हुई है उसे भी एक्सेप्ट मत करो। ऐसा थॉट उन्होंने कभी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बेहतर है वो स्वीकार होगा, लेकिन इस बात को हावी नहीं होने दिया जाएगा कि हर बेहतर चीज़ वहीं से आएगी। कोच कहीं से आता जाता नहीं, सब घूमता है। वेदों की ओर लौटो, पता लग जाएगा। यहीं से चक्र घूम करके पोस्ट गुप्ता पीरियड तक आया है। पोस्ट गुप्ता से यही गया है मुस्लिम किंगडम्स में, और फिर वहाँ से वही पहुँचा है यूरोप, और वहाँ से घूम के रेनेसेंस में यहाँ आया। सब ऐसा ही है बस। किसी की दी हुई कोई किसी की बपौती नहीं है, किसी का कोई किसी पे मटेरियल राइट नहीं है। इट इज़ इंटेलेक्ट, और ये सबके साथ हो सकता है। ऐसा उन्होंने कहा उस समय में। तो यह कारण है कि उनके किए प्रयास काफ़ी प्रैक्टिकल से रहे, ज़मीन पर दिखे, और लोगों के अंदर एक एजुकेशन, एक अवेयरनेस, एक इंटेलेक्चुअलिज्म डेवलप हुआ, और वो इंडिपेंडेंट भी हुए हैं। और इंडिपेंडेंट जब आप होंगे, इंडिपेंडेंट से ही इंडिपेंडेंस आ जाता है। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? लेकिन आज़ादी एक रात का खेल नहीं होती कि आज़ादी करते हैं। आज़ादी भीतर से बाहर की ओर होती है। पहले आप अपने संकीर्ण विचारों से भी आज़ाद होने चाहिए। पहले आप अपनी कमजोरियों से आज़ाद होने चाहिए, नाफरमानियों से आज़ाद होने चाहिए, वीकनेसेस से आज़ाद होने चाहिए। यह सारी आज़ादियाँ दिलाई हैं इन रिफॉर्मर्स ने। वो जो क्षेत्र की आज़ादी, वो जो पॉलिटिकल आज़ादी है, वो दिलवाई है हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स ने। लेकिन हमारी कमजोरियों से, हमारी कमियों से, हमारे भेदभाव की समाज से, हमारी राजनीति से, जो चीज़ों में हम एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, इन सभी बंदिशों से आज़ाद कराने का काम हमें किया इन लोगों ने। इसी की वजह से हम एक बड़ी आज़ादी को प्राप्त कर पाए। कई छोटी छोटी आज़ादियों का कल्मिनेशन पॉइंट होता है वो वाली आज़ादी, जिस आज़ादी का जिक्र आप हमेशा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। ब्रिटिशर्स ने अपने लिए एक समस्या स्वयं ही पैदा की थी। वो क्या थी? इंग्लिश एजुकेशन का प्रसार भारत में करना, फैलाव करना। इससे कैसे इन्हें नुकसान पहुंचा, ध्यान से समझिए। अब ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया में फ्लरिश नहीं कर पा रहा क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी थी। इंडस्ट्री आपने विकसित नहीं होने दी क्योंकि आपको अपने मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा पहुंचाना था। एग्रीकल्चर सफ़र कर रहा था क्योंकि आपने हैंडीक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा दिया, और सारी पॉपुलेशन जो हैंडीक्राफ्ट से मुक्त हुई थी वो वापस आ गई खेतों की तरफ, ओवर पॉपुलेटेड कर दिया। एग्रीकल्चर सफ़र इसलिए भी कर रहा था कि आपने एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यू चार्ज किया उनके ऊपर बहुत बड़े स्तर पर। कोई नया रोज़गार धंधा आप उस लेवल पर पैदा नहीं कर पाए एक्सेप्ट अदालतें, बैरिस्ट्री, क्योंकि याचिकाएं बहुत लगेंगी। कारण क्या है? शासन कैसा है?
शासन जितना दयनीय होगा, जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा लोगों को, उतनी ज़्यादा याचिकाएं होंगी, प्लीज़ लगेंगी। धंधा चलता था, बैरिस्ट्री चलती थी, लेकिन शुरुआत में तो कोई समस्या नहीं आई, बैरिस्टर भी कम थे, लेकिन तेज़ी से जो बैरिस्टरों का नंबर बढ़ने लगा, कितनी जॉब आप निर्मित कर देंगे, कितने कोर्ट हुआ करते थे। नहीं, एक तरफ से आप युवा को एजुकेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो अनएम्प्लॉयड भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिन क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट का कोई अवसर था वहाँ पर वो क्षेत्र भर चुके थे। सेकंड, नए अवसर आपने पैदा नहीं किए। और तीसरी सबसे बड़ी गलती कि आपने उनको एजुकेट कर दिया है। आपके एजुकेशन की वजह से वो पॉलिटिक्स को, राइट्स को, डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ब्रिटेन में क्यों युवा बड़ी जल्दी नौकरी पा जाता है, क्यों यही लोग जब वहाँ शासन करते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्री फ्लरिश करती है, क्यों ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ पर इतना अच्छा चलता है, क्यों इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वहाँ पर, क्यों इतनी डाइवर्सिफाइड एजुकेशनल फील्ड हैं वहाँ पर, यहाँ पे ये सब क्यों नहीं है। तो डेमोक्रेसी, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स की प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट के राइट्स की आवाज़ें इसी एजुकेटेड लोगों ने उठानी शुरू की, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, पढ़ पढ़ करके अनएम्प्लॉयड हो जाना आसान, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए। उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल करके आई इस चीज़ में कि वो यह पूछने लगे कि भाई हमें एक ऐसा अवसर चाहिए जो अवसर उन विदेशी छात्रों को मिल रहा है जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, क्यों नहीं वह अवसर हमें भी मिलता, जबकि शासक उस और इस जगह दोनों जगह सेम है, क्यों हम इस तरह से अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी घटना घटित हुई 1905 से 1908 के दौरान, जब बड़े स्तर पर प्राइजेज शूट कर गए आर्टिकल्स गुड्स के, यानी कि इन्फ्लेशन आया, और इस इन्फ्लेशन ने दोहरी मार मारी उन बेरोज़गार युवाओं को, उन शहरी लोगों को, जो लोग ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे। तो लोगों के बीच में एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल था। इसी वजह से उन्होंने सरकार के खिलाफ अब आवाज़ उठाई। क्यों? क्योंकि उन्हें मॉडरेट्स में होप नज़र नहीं आ रहा था। कारण, मॉडरेट्स ने जो इतने लंबे समय से प्रयास करके जो रिलैक्सेशंस लिए थे थोड़े बहुत, वो रिलैक्सेशंस भी जाते रहे। आपने देखा पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिकार मिले थे, वो वापस जा रहे थे। आपने देखा सेल्फ गवर्नमेंट में, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे फिर कलकत्ता कॉरपोरेशन की बात हो, वो अधिकार जा रहे थे। आपने देखा किस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर जितनी मांगे थी वो नहीं दी गई, और जो दी भी गई वो सब्जेक्ट धीरे धीरे कर्टेल किए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो अधिकार आपने दिया वो भी छीन रहे। तो मॉडरेट्स में तो उन्हें वो होप नहीं दिखी कि अब ये कुछ और पुल कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उनको ये होप नज़र आई एक्सट्रीमिस्टों में, और उनको लगा कि ये दौर डायरेक्ट एक्शन का है और हमें सीधे सीधे कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिसकी वजह से अब हम अंग्रेज़ों को मजबूर कर पाएँ कि उन्हें हमें रियायतें देनी होंगी। एक दौर ऐसा आया जब एक्सट्रीमिस्ट इतने स्ट्रांग हो गए, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, जब उन्होंने ये कल्पना लोगों के सामने रखी कि हमें इनसे कुछ लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से मैं आपको एक वक्तव्य समझाने जा रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक का वक्तव्य है। बाल गंगाधर तिलक ये कहते थे कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में एक अंतर था। मॉडरेट ये कहते थे कि हमें सोशल इक्वालिटी इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि हम और आप, हम और ब्रिटिश लोग एक ही रूलर के सब्जेक्ट हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि हमें सोशल इक्वालिटी मिलनी चाहिए क्योंकि फ्रीडम बर्थ राइट होता है, और जो आज़ाद हैं उन सभी आज़ाद लोगों को अपनी चॉइसेस डिसाइड करने की आज़ादी होती है, अपनी प्रेफरेंसेस डिसाइड करने की आज़ादी होती है, और आज़ाद लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। और आज़ादी जन्म से आती है, किसी के सब्जेक्ट होने की वजह से नहीं आती कि हम किसी की प्रजा है इसलिए आज़ादी। देखिए कंसेप्ट में प्रैग्मेटिक शिफ्ट है। एक वर्ग है मॉडरेट्स, वो कह रहे हैं कि हमें सोशल इक्वलिटी दीजिए क्योंकि हम कॉमन सब्जेक्ट हैं आपके, तो ब्रिटिश नागरिक और हमें बराबर अधिकार दीजिए। लेकिन एक वर्ग अब एक्सट्रीमिस्ट पैदा हुआ, वो ये कह रहा है कि सोशल इक्वलिटी इस ग्राउंड पे होनी चाहिए कि जन्म से ही हम आज़ादी के साथ जन्मे हैं। डिपेंड ही नहीं करता कि शासक भारतीय हो या अंग्रेजी हो, रूलर कौन है ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमें क्या अधिकार मिलेंगे। हम जन्म से ही जन्म के अधिकार, ह्यूमन राइट्स के साथ जन्मे हैं। आज़ादी बर्थ राइट है मेरा, और आई विल हैव इट, मतलब ये मैं लेके रहूँगा, आप देंगे नहीं मुझे। यानी कि मॉडरेट से कह रहे हैं कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दीजिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं तुमसे कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि देगा वो जिसके पास राइट हो देने का। वो कह रहे हैं क्योंकि मेरा राइट है आज़ादी पर तो मैं लूँगा। ये ऐसे नहीं है कि तुम दे दो, मैं तुमसे मांग रहा हूँ। आई विल हैव इट,
ये लाइन बहुत क्लियर थी उनकी, और इसका बहुत बड़ा असर भी है, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि यू विल हैव इट, तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट पे की 1897 में 18 महीने की कैद और 1908 में 6 साल की कैद, तो 7.5 साल की कैद की कॉस्ट उन्होंने पे की। कहते हैं आई विल हैव इट, तुमसे मांगूंगा नहीं, मेरी जन्म से अधिकार है, तुमसे लेके रहूंगा। सिंपल सी कहानी है, क्योंकि मांग लिया तो फिर तो कहानी पलट जाएगी। फिर मैं सोवरन कैसे हुआ, फिर ये बर्थ राइट कैसे हुआ, फिर तो अल्टीमेटली डिपेंड कर गया कि वह, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य में, ब्रिटेन में जन्मे हर नागरिक के पास जन्म से ही वो अधिकार होता था, तो हमारे पास क्यों नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे में अब एक्सट्रीमिस्टों के द्वारा यह कल्पना रख दी गई थी युवाओं के सामने कि एक ही हल है, इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन, इकोनॉमी को एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकना, ट्रेड एंड कॉमर्स का फ्लरिशमेंट, सिविल सर्विसेज में लोगों की एंट्री, जुडिशरी का फैलाव कराना, इन सब का एक ही हल है, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं शासन, स्वराज, जिसकी मांग मॉडरेट नहीं कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट कर रहे थे। यानी कि अंग्रेजों से मिलने से रहा, अब तो स्वराज ही होगा, हमारे लोगों की ही हमारे देश में जब सरकार होगी तभी वो हमारे देशवासियों के बारे में सोचेगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। यानी कि अब पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक कोई भी ग्रोथ है वो तो सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर ही होगी बस, और किसी पे हम रिलाई नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट उन्होंने उस समय में दिया। इसलिए ये पॉइंट आता है कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर उभर करके आया उस समय में। अगला है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप क्या